ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर से क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नोन एज, बताया था मैंने आपके पास, इसको क्या बोलते हो आप? बताओ। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नोन एज। आउटपुट ऑफ लेबर। नहीं, आउट टर्न ऑफ लेबर बोलते हैं, आउटपुट नहीं, आउट टर्न। आउट टर्न क्या होता है? आपके पास कोई भी लेबर या स्किल लेबर, जो भी पर्सन है आपके पास कंटिन्यूसली, मतलब उसने 8 आवर तक वर्किंग आवर है उसके, तो मतलब वो 8 आवर ऐसा नहीं होगा कि वो बैठा रहेगा, मतलब पूरा काम कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं हम? आउट टर्न ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ए सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड बाई 5%। बताओ। सप्लीमेंट्री। नहीं, रिवाइज एस्टिमेट करेंगे ना आपके पास, अब कॉस्ट आ रही, सप्लीमेंट्री का कुछ और रिक्वायर्ड आइटम आपको बनानी पड़ेगी, तो 5% से ज़्यादा अगर आपके पास वो वेरियस आ रहा तो वेरियंस आ रहा तो उसको रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। अब ये क्वेश्चन निकालो, फॉर ड्राई वॉल्यूम। अच्छा, आपको मैं फिलहाल वो क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना भूल गया, तो लिखो ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखाता हूँ आपको। तो इनमें से कौन सी आइटम जो है आप प्लिंथ थ्योरम में आप इंक्लूड नहीं करोगे? ठीक है, प्लिंथ थ्योरम में इंक्लूड नहीं करोगे। ए आता है आपके पास वॉल थिकनेस, क्या आप वॉल थिकनेस प्लिंथ थ्योरम में इंक्लूड करते हो? बताओ। वरांडा हाँ सर। एरिया, वरांडा के लिए करते हो आप प्लिंथ एरिया में इंक्लूड? ये याद रखना, देखो मैंने आपको फ्रंट। बहुत सारे जो चीजें ये लिखवा रखी हैं आपके पास, तो किसको इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड नहीं करते हम। देन ये बताओ, क्या आपके पास कोर्टयार्ड एरिया को आप करते हो इंक्लूड? नहीं, कोर्टयार्ड एरिया को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक, तो बट बरांडा को करते हैं सर, वो प्रोडक्ट पूरा पर कवर हो तो 100% करते हैं, नहीं हाँ कवर हो तो 50%। 50% करते हैं बिल्कुल। वॉल थिकनेस तो करेंगे ही करेंगे हम, ठीक है, मैंने देखो आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल भी निकाल के बताया था। काउंटयार्ड एरिया हाँ को हम सर। नहीं करते। अब ये वाला क्वेश्चन निकालो, फाइंड द वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट वर्क इन प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, निकाल लोगे इसको, होमवर्क मान लो, चलो ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी स्टोरीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 600 मीटर स्क्वायर इफ द फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज 2 एंड द कवर्ड एरिया ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 150 मीटर स्क्वायर। ये भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है। बताओ इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स किसके बराबर होता है आपके पास? देखो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स हमेशा होता है आपके पास टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, तो मतलब टोटल एरियाज ऑफ ऑल फ्लोर कितना होगा, ग्राउंड फ्लोर के बराबर ही होगा आपके पास, तो टोटल फ्लोर एरिया। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे आपके पास एरिया ऑफ प्लॉट, तो क्या आपके पास एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है? टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, सभी फ्लोर के निकालने ना आपको, तो आप निकाल लो। प्लॉट एरिया गिवन है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर कितना आ जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक रूम का आपके पास या एक छत का 150 है, तो 1200 कितने का होगा? 8 का होगा या नहीं होगा आपके पास? ऐसे निकालते थे ना आपके पास सिंपली, तो 8 डाल दो इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एट विच एंगल द बार्स आर बेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, ये मैंने करवाया आपको। थर्टी फाइव और 45 डिग्री पे आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बीम के साथ आप क्या करते हो, इसको बेंड करवा देते हो, इस तरह से आ जाते हैं ना आपके पास, देखो फिर वो, तो ये एंगल आ जाएगा 45 या 30 डिग्री। देन इससे मैंने आपके पास वो स्पैन लेंथ भी कैलकुलेट करवाई थी, तो वो भी याद रखना।
नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ आरसीसी वर्क फॉर एवरेज आर्टिशन पर डे इज, कितनी होती है आरसीसी वर्क के लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। ये टेबल भी आपको मैंने प्रोवाइड करा रखा है, बताओ। कितना ज्यादा नहीं होता सर टेबल? आपको याद करने की ट्राई करनी है। देखो 3 मीटर स्क्वायर आता है आपके पास, क्यूबिक मीटर पर डे, ठीक है। अगर ब्रिक वर्क आपके पास है फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल में, तब आती है 1.25। अगर ब्रिक वर्क आपके पास सुपर स्ट्रक्चर में है विद मोटार, मोटार तो मतलब यूज होगा ब्रिक वर्क में, तो 1 क्यूमैक आ जाती है आपके पास। तो उस टेबल को याद करने की ट्राई कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसनरी वर्क इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन, इस तरह से आर्च होगा आपके पास, तो कितना अमाउंट ऑफ इसको, आपको सिंपली आप बोल सकते हो इसमें रिक्वायरमेंट है मेसनरी वर्क की, तो किसे निकालोगे? देखो आर्च है तो मतलब लेंथ भी है इसमें अवेलेबल है, लेंथ अवेलेबल, मीन लेंथ मान लो, ब्रेड्थ भी अवेलेबल है आपके पास, और थिकनेस कितनी है आपके पास इसकी, ठीक है। 3D व्यू होगा तो आपको थिकनेस भी पता चल जाएगी, तो सिंपली आप बोल सकते हो मीन लेंथ ऑफ आर्च, ब्रेड्थ ऑफ वॉल और थिकनेस ऑफ वॉल। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो आप। To make 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete, the volume of coarse aggregate is, निकाल सकते हो आप सिंपली, पता है आपको, रेशियो मैंने बता रखा है। तो बताओ 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट कितने मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट के बराबर होगा? बताओ, या 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट कितने मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार के बराबर होगा? अरे 52 से 54% के बाद इंक्रीज करते ना हम, तो इसको अभी होमवर्क रख लो, सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन। Then inner dimension of a room are 5x4 मीटर with 40 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस। द सेंट्रल लाइन लेंथ निकाल सकते हो, बहुत बार कैलकुलेट करवाई है मैंने सेंट्रल लाइन लेंथ। इनर डायमेंशन आपके पास दे रखी है, मान लो ये रूम है आपके पास, ये वॉल थिकनेस आ गई आपके पास, कैलकुलेट करो इसको। गुलशन आपने तो उस टाइम मुझे इसका क्वेश्चन भी निकाल के सॉल्व करके भेजा था। अगर ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो बताओ सेंटर लाइन में कितनी आ जाएगी वैल्यू? सेंटर लाइन में हम सिंपली क्या लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क कर लेंगे आपके पास। तो लेंथ में कितना आएगा सेंटर डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितना है, वॉल थिकनेस 4 है, मतलब 0.4 मीटर है, तो ये कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ लेनी है। उतनी आप यहाँ पे भी लोगे 20 सेंटीमीटर, तो मतलब 5 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितनी आ गई आपके पास लेंथ 5.4। उसी तरह से आपको विड्थ भी लेनी है आपके पास, तो ये भी सेंटर तक लोगे, तो 4 प्लस 0.2 और यहाँ पे भी 0.2, तो विड्थ कितनी आ गई 4.4 मीटर। तो अब कैसे निकालते हो टोटल सेंटर लाइन, तो लेंथ इंटू, सॉरी लेंथ प्लस विड्थ, और लेंथ में कितनी है आपके पास, कितनी लंबाई है, एक साइड ये और एक लॉन्ग वाली ये आ गई 2, सो 5.4 इंटू 2 प्लस 4.4 इंटू 2, तो कितना आएगा वैल्यू, सॉल्व करो इसको। ये आ गई 10.8, और ये कितने आ जाएगा आपके पास 8.8, 18.8, तो 19.6, तो 19.6 आ जाएगा इसका सेंटर लाइन वाला, ठीक है। सेंटर लाइन वाला आपने कैलकुलेट करवा रखा है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल्स ऑफ अ बिल्डिंग बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी प्रॉपर्टी पीरियड। क्या बोलते हैं जब भी आपके पास मटेरियल खराब हो जाता है उसके बाद अगर आप उसको बेच दोगे, क्या बोलोगे सिंपली देसी लैंग्वेज में, कौन सी वैल्यू बोलते हैं, लिखा रखिए आपको ये भी।
मार्केट वैल्यू, नहीं, स्क्रैप वैल्यू सर। बिल्कुल स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसको। अब इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड of estimation, the length of long wall is the center to center distance between the walls and, और क्या करते हो आपके पास, देखो मैंने ये बहुत डिटेल में करवा रखा है आपको। देखो लॉन्ग वॉल में आप सेंटर टू सेंटर लेंथ करते हो और हाफ ब्रेड्थ एक साइड की और हाफ ब्रेड्थ दूसरे साइड की आप कैलकुलेट करते हो, तो सिंपली लिखो हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। भूल के 2 टाइम हाफ प्रोजेक्शन भी मैंने आपको बता रखा था। नेक्स्ट बताओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ डैश इज द बिल्ड अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। प्लिंथ एरिया है। बिल्कुल प्लिंथ एरिया बोलते हैं इसको हम सिंपली। बोला करो ना ऐसे, मुझे लगता है फिर देख नहीं रहे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो ये मैंने आपको राइट ऑफ वे या फॉर्मेशन जितनी थी वो सभी मैंने आपको इमेजेस शो करवा दी थी। तो ये जो इमेज आपके पास एक्स से मार्क है इसको क्या बोलेंगे हम? कैरेज वे, बिल्कुल कैरेज वे बोलेंगे आपके पास। अगर इसको भी हम ऐड कर देते शोल्डर विड्थ को तो क्या बोलते हैं हम? राइट ऑफ वे सर। बिल्कुल ठीक है, रोड वे बोलते हैं, फिर कैरेज वे आ गया, राइट ऑफ वे आ गया, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन रोड कांग्रेस सेट अप? तो 1934। बिल्कुल। तो ऑन होम रिकमेंडेशन आईआरसी सेटअप, किसकी रिकमेंडेशन थी वो? जयकार कमेटी की थी आपके पास। क्या गवर्नमेंट सर। नेक्स्ट आता है रेलवे का, द एरिया वेयर ऑफ रेल्स मैक्सिमम। टॉप ऑफ रेल नहीं और हेड ऑफ रेल, नहीं, एंड ऑफ इन द रेल से साइड ऑफ ज्यादा रेल। एरिया आपके पास जो होता है वो वेयर एंड टेयर हो जाता है आपके पास, ठीक है। विच क्रॉसिंग द राइट हैंड लाइन ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस द लेफ्ट हैंड ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा, इसको कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल क्रॉसिंग इक्वट बोलते राइट एंगल। हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। जी सर। Then what is the restriction given to the length straight route while setting road alignment? मिनिमम। बिल्कुल मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होंगी। What is the time required for a driver to realize the necessity of applying brakes to the vehicle? देखो ये साइड डिस्टेंस पे आता है बट आप सोच सकते हो क्या आ सकता है इसका। स्लाइड डिस्टेंस। हाँ जी, साइड नहीं साइड डिस्टेंस तो मतलब साइड डिस्टेंस होता है आपके पास, आप गाड़ी चला रहे हो आपको सिंपली, ठीक है। तो गाड़ी चलाते चलाते आपको मान लो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दिख गई, तो आप जब ब्रेक अप्लाई करो उसके बाद आपके पास एक इतना मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, मान लो इतना डिस्टेंस है कि आप इस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हिट ना हो, उसको हम साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो इसमें आपके पास 4 टाइम आते हैं जिसको हम बोलते हैं PIEV थ्योरी, परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वायलेशन, ठीक है। तो परसेप्शन होते हैं आपने उसको देखा, इंटेलिजेंस होता है आपने उसके बारे में सोचा, इमोशन होता है कि आप देखोगे क्या करूं मैं, क्या चीज नहीं करूं यहाँ पे, तो सोच रहे हो ना आप सिंपली, और वायलेशन टाइम आएगा कि आप पे क्या इमोशन है, आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हो। तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? परसेप्शन।
आपको रियलाइज होगा ना कि आपको वहां पे क्या करना है? ब्रेक अप्लाई करनी है नहीं। सिंपली इसको देखो बोलते हैं, देखो सोचो फील करो और जो करना है एंड पे वो चीज अप्लाई कर दो। नाउ नेक्स्ट, द नॉर्मल रिकमेंडेड लैंड विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे इन ओपन एरिया। मैंने परसों ये टेबल बनाया था आपके साथ। 25 मीटर। 45 होता है 40। आपके पास, ठीक है। आपके पास ज़्यादा एरिया हम एक्वायर करने की ट्राई करते हैं कि मान लो अगर फर्दर में हम उस एरिया को अगर एक्सपेंड भी करानी है ना हमें रोड्स, तो ऑलरेडी पहले ही से बड़ी बिल्कुल अवेलेबल हो, बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस? स्टेट हाईवेज। नहीं, ये तो आपके पास जनरल क्लासिफिकेशन है। सीमेंट कंक्रीट आगे आपके पास मटेरियल के बेसिस पे आ जाती है, सेकंड क्लास आती है आपके पास, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट एक्स स्टेट हाईवे एक्सप्रेसवे, जनरली आपके पास कहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके। सीमेंट क्लासिक कंक्रीट आ जाता है आपके पास, उसकी लेयरिंग हो रखी है नहीं, तो सेकंड इसमें मत क्लास आ दिया जाती हुआ है किस मटेरियल बेसिस पे कि है। किस बिल्कुल बेसिस पे बिल्कुल, इसको। मटेरियल बेसिस पे। अगर आपके पास अनपेव्ड है तो वो आपके पास अनसरफेस आ जाएगी, अगर सरफेस है तो सीमेंट कंक्रीट रोड आ जाएगी। तो ये वाला देखो आपके पास इंपॉर्टेंट है, देखो एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। मिनिमम साइड डिस्टेंस रिकमेंडेड बाई आईआरसी फॉर माइनर रोड्स इज 15 मीटर होता है आपके पास, ठीक है। 15 मीटर आना चाहिए आपके पास। What is the purpose of tightening ramming the ballast under slipper to transmit the load? क्योंकि बैलास्ट जो होगा आपके पास किस पे लोड ट्रांसफर करेगा, सब ग्रेड में। तो आपके पास क्या होनी चाहिए ब्लास्ट की प्रॉपर पैकिंग पैकिंग। होनी चाहिए आपके पास। पैकिंग पैकिंग। होगी आपके पास तो वो अच्छे से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द आउटर रेल टू द इनर रेल? इसको कैंट बोलते हैं, सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं। अगर आपको कर्व भी आ जाए कि राइजिंग ऑफ आउटर कर्व इन कंपैरिजन टू इनर कर्व, सिंपली दैट इज टर्म्ड एज सुपर एलिवेशन, ठीक है। सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? आपके पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर इन ब्रॉड गेज इज 500 mm होती है आपके पास, ठीक है। चलिए लिखा देता हूँ मैं आपके पास, जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी इन केस ऑफ ब्रॉड गेज होगी आपके पास 500 mm। मान लो किसी का भी पूछ ले आपको, और उसके बाद सिंपली आता है मीटर गेज के लिए। सो मीटर गेज के लिए ये वैल्यू होती है 300 mm, ये लिखा भी रखी है मैंने बट फिर से लिख लो। और नैरो गेजेस के लिए आती है ये वैल्यू आपके पास 250 mm, तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विच वार्नर सिग्नल इज द फर्स्ट सीन बाय द ड्राइवर इन अ रेलवे स्टेशन? ये तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखे हैं आपके पास। आउटर सिग्नल होगा आपके पास, ठीक है। तो आउटर स्टॉप सिग्नल जो होता है सबसे पहले आपके पास विजिबल होता है किसको? जो ड्राइवर है रेलवे का। सो विच इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द रेल? बताओ कौन सी होता है? ये फास्टनर भी आपको पढ़ाए मैंने। सर संपिल्स। हाँ जी, फिश प्लेट्स और फिश बोल्ट होते हैं ना। ठीक है, और क्या यूज होता है? फिश प्लेट और फिश बोल्ट। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। तो फिश प्लेट और फिश बोल्ट आ जाते हैं आपके पास, और क्वेश्चन शायद से नहीं हुए। अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितनी होती है आपके पास? कितना आपको शोल्डर की विड्थ प्रोवाइड करनी होती है? बताओ। 2.5 मीटर होती है, नहीं होती है आपके पास?
यस सर। ठीक है, तो वो याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ठीक है, देन देखो दो चीजें आपके पास, ये मैं आपको इसमें लिखाना भूल गया था आपके पास जब हमने सिंपली आपके पास वो पड़ी थी रेल्स में। तो रेल्स में देखो मैंने आपको फ्लैट फुट रेल्स बताई थी, आपके पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपके पास 52 MR और एक होता है आपके पास 60 MR लिखाया था। अब इसमें इनकी दो चीजें आती हैं कि जो 52 MR है इसकी हाइट होती है आपके पास 156 mm। कितनी होती है? 156 mm। और जो 60 MR है इसकी हाइट होती है आपके पास 172 mm। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 52 MR की विड्थ होती है आपके पास 136 mm एंड 60 MR की विड्थ होती है आपके पास 150 mm। 150 mm बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं आपके पास इसके। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए जनरली जो लेंथ होती है रेल्स की वो कितनी होती है आपके पास, मैं आपको इस रेल की पूछ रहा हूँ, फ्लैट फुटेड रेल में आपके पास इन केस ऑफ ब्रॉड गेज 13 मीटर की होती है ना जनरली आपके पास। तो ये चीजें थी आपके पास। ठीक है,